जय हिंद दोस्तों, काफ़ी समय से थोड़ा बिज़ी चल रहा था, लेकिन देखिए एक लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देखेंगे, ये एडवर्टाइज़मेंट जनवरी 2024 की वैकेंसी का फर्स्ट अपग्रेडेशन जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, उनका नाम आ गया है। अगेन जो है कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनको मेडिकल यानी पीएमई के लिए बुलाया गया है, जो 7 सितंबर को है। चलिए इधर पढ़ देते हैं। फर्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु एंड कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन यानी पीएमई के लिए, जो 7 सितंबर 2026 को होने वाला है। फर्स्ट जनवरी 2024 की वैकेंसी के अगेंस्ट है। और जो पोस्ट था दोस्तों, ड्राइवर एमटी को कॉल किया गया है और लोकेशन वही ग्रेप सेंटर है। तो आपको देखिए पैरा 1 में लिखा गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी ऑर्डिनरी ग्रेड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर जनवरी 2026 ऑन फर्स्ट अपग्रेडेशन, यानी पहला अपग्रेडेशन जो वेटिंग लिस्ट में पहले बच्चे थे उनके फर्स्ट अपग्रेड किए गए हैं बच्चे, सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो उन बच्चों को बुलाया गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके 7 तारीख को कहाँ पहुंचेंगे, ग्रेप सेंटर बीएन गेट के सामने अंदर जाएंगे। बाकी चीजें होगी, मेडिकल क्वालिफाई हो गए तो आप ज्वाइन कर लेना। आगे बताया गया कि कैंडिडेट ईयर मार्क एज रिजर्व विल बी अपग्रेडेड एज पर द रिमार्क्स कॉलम एज मेंशन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव नेम्स। यानी इसमें भी जो बच्चे 10 दिए गए नीचे, 10 में से यहाँ भी कुछ लोग अभी भी रिजर्व में है, जो पहले के रिजर्व में से थे, कुछ अपग्रेड हो गए, कुछ अभी पेंडिंग है। अब इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट को तो अपग्रेड कर लेगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट अपग्रेडेशन में चलिए कितने बच्चे हैं वो आगे बता दिखाते हैं आप लोगों को। सेकंड पैरा में बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट आर हियर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट एट बीएन गेट ग्रेप सेंटर दिघी कैंप पुणे 15 ऑन 7 सितंबर 2026 at 8:30 hours along with following documents original plus 4 copy of attested by officer mentioned at पेज नंबर 5 ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। यानी आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने हैं और हर डॉक्यूमेंट के 4 सेट में आपको फोटो स्टेट कर लेने हैं। और जो ऑफिशियल जो आपका पेज नंबर 5 में अटेस्टेशन फॉर्म आपको बीआरओ की वेबसाइट से डाउनलोड करना, आगे बताता हूँ। तो उसके मुताबिक मतलब 4 सेट फोटो कापी और ओरिजिनल सारे जो है एक अटेस्टेड होने चाहिए गेस्टेड अफसर से, किसी इधर उधर से नहीं करवा लेना। नो डॉक्यूमेंट इन रीजनल लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड। अगर किसी का रीजनल लैंग्वेज जैसे मान लीजिए कोई मलयालम से है, महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, तो जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो रीजनल लैंग्वेज की अगर है तो उसको आप ट्रांसलेट करवा करके इंग्लिश या हिंदी में उसको गेस्टेड अफसर से वो करवा लीजिएगा अटेस्टेड, तो वो मान्य हो जाती है। अदरवाइज रीजनल लैंग्वेज रहेगी तो नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ जो मैं बता रहा था कि अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ ये बताया गया है दोस्तों, देखिए ये है फॉर्म पॉइंट 1 अटेस्टेशन फॉर्म बिलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब कि एक अटेस्टेशन फॉर्म है टू द डाउनलोडेड फ्रॉम बीआरओ वेबसाइट www.bro.gov.in पे मिल जाएगा। अगर जिसको नहीं मिलेगा मुझे कमेंट्स करके बताएगा तो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट अटेस्टेशन फॉर्म इज फिल्ड करेक्टली इन all respect. Some related guideline for filing of attestation form are given below। और भरने के जो कुछ तरीके हैं पैरा 1 में दिया गया है कि फोटोग्राफ एट पेज नंबर 1 must be attested by an officer as mentioned in page number 5 of attestation form duly infacing with his name and designation step। यानी पेज नंबर 1 पे जो अटेस्टेड करेगा अधिकारी उनका नाम, रैंक, डेजिग्नेशन और उनका प्रॉपर ओरिजिनल सील होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अटेस्टेशन करवाइएगा, अटेस्टेशन करा के उसको भर के ले जाना है। पॉइंट 2 में लिखा गया है कि एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन पेज नंबर 6 आप अटेस्टेशन फॉर्म विल बी साइंड बाई एन गेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पेज 6 पे जहां सिग्नेचर करने हैं तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के गेस्टेड अफसर हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो आपके नजदीकी में अवेलेबल हैं आप करवा लीजिएगा। द सेम ऑफिसर विल आल्सो अटेस्ट द फोटोग्राफ फिक्स्ड एट पेज नंबर 1। और वही ऑफिसर जो है पेज नंबर 1 पे जो आप फोटो लगाएंगे उसे भी अटेस्ट करेंगे, मतलब सिग्नेचर करके वहाँ उनका स्टैंप लगेगा और सिग्नेचर होगा। तो इन बातों का बारीकियों से ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये दोनों चीज ये डिटेल में अपने बीआरओ जॉब हब टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा और
बीआरओ सेंट्रल हब जो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी वहाँ भी शेयर कर दूंगा। तो अगर जिसे ज़रूरत होगी, किसी चीज़ की मदद होगी तो वहाँ मुझे कमेंट्स कर देगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँ। थोड़ा-सा आजकल बिज़ी चल रहा था कुछ पर्सनल काम में। चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ। अच्छा, द ऑफिसर शुड नोन कैंडिडेट फॉर मिनिमम 1 ईयर। कम से कम वो अधिकारी जो आपको एस्टेट करेगा कम से कम 1 साल तक, 1 साल से आपको जानता हो, जो आपके जान पहचान में रिलेटिव आस-पास में अफसर होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, जानने वाला तो अच्छा है, तो उससे करवाना है। द ऑफिसर should sign the form duly mentioned identification period and encasing his name, designation, seal along with concerned official seal, round seal mandatory। तो ये बिल्कुल जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं। चलिए बता देते हैं पॉइंट बी में कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट शोइंग परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ गोरखा ऑफ इंडियन डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पीआरसी जिसे बोलते हैं, टू बी इशूड बाय एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप एक्सेप्ट गोरखा की बात हो रही है तो वो क्या करेंगे कि आप जो है अपना डोमिसाइल जो भरते समय फॉर्म में लगाया था वही लेके जाएंगे ओरिजिनल, और 4 से हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। और अगर जो बच्चे गोरखा से हैं जहाँ पीआरसी बनती है, गोरखा हो गया नागालैंड मणिपुर इन एरियाओं में बनती है नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो अपनी पीआरसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो जारी किया जाता है वो आप लेकर के जाएंगे ओरिजिनल और फोटोकॉपी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। सी में है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास एंड द टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड। चलो अगेन बताता हूँ। पॉइंट सी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास एंड द टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड। यानी 10 की मार्कशीट इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर रहता है, वो तो होना ही होना। उसके अलावा जो भी आपने डिग्री लगाई थी भर्ती के समय, ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा नहीं होती, 10th पास बच्चों की नहीं होती, तो आपने क्या क्या लगाए थे सारे ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी ले लीजिएगा, यही उसमें कंपलसरी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट की। इसमें है भाई कि अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका ओरिजिनल ले लेना और फोटोकॉपी ले लेना, भाई वही चीज है, और जहां से इशू था वही है। तो चलिए बता देता हूँ एक बार इसमें क्या बोला। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST EWS एंड OBC एज पर स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूली साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ हिज नेम एंड डेजिग्नेशन, स्टैम्प एंड ऑफिस राउंड सील मैंडेटरी अफिक्स्ड ऑन द प्लेस प्रोवाइडेड। यानी SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट जो भी आपने भर्ती के दौरान फॉर्म भरते समय लगाया था वो फॉर्म आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और उस पे सारे राउंड सील ऑफिशियल मैंडेटरी जो होते हैं वो लगे होने चाहिए। क्वालिटी उस पर लगा होगा, उस पर लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चे नए बनवा रहे होंगे जिनका किसी वजह से मान लीजिए कुछ इधर उधर हो गया, तो आप बनवा के प्रॉपर तरीके से उसको लेके जाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ OBC कैंडिडेट द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग क्रीमी लेयर स्टेटस बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, लेटेस्ट फॉर्मेट एज कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम बीआरओ वेबसाइट। जो मान लीजिए क्रीमी लेयर वाली फैसिलिटी जो लेंगे वो बच्चे क्या करेंगे कि अपना बीआरओ की वेबसाइट से एक फॉर्मेट दिया हुआ उसे डाउनलोड करके उसे फिल कर लेंगे, अगर जिन्होंने वो फैसिलिटी लेनी है, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ पॉइंट ई में कि प्रूफ ऑफ मैरिज, कैंडिडेट हु आर मैरिड आर टू प्रोड्यूस मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन। अगर जिसकी शादी हो गई हो अपना मैरिज प्रूफ सर्टिफिकेट लेकर के चला जाएगा तो उनका फैमिली का नाम दोबारा दर्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया अगला पॉइंट है आपका EX सर्विस नहीं, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन एज पर अप्लीकेबल एज पर SC ST एंड OBC कैंडिडेट कल 3 ही लोगों को मिलती है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वो स्टैंडर्ड छूट है, जिसका है वो मिल जाएगा, उसके लिए कोई क्लेम मतलब वो तो भारत सरकार के रूल है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है EX सर्विसमैन। जी में एक EX सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ए कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अंडर EX सर्विसमैन कैटेगरी शुड ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू EX सर्विसमैन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब जो आर्मी पर्स वगैरह रिटायर होते हैं केवल पर्टिकुलर उनके लिए ESM बोल के वैकेंसी होती है, तो जो
हैं अगर इसमें सेलेक्टेड तो वो अपना लेके जाएंगे। उसके बाद आती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात। इफ एनी इंडिविजुअल हैज अप्लाइड while serving with other department he should bring original no objection certificate issued by competent authority। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा था और वो प्रॉपर तरीके से लिया है, अपना रेजिग्नेशन लेना चाहता है, तो उसे एनओसी ले लेने से फायदा क्या होता है कि अपनी सर्विस अगले दूसरी डिपार्टमेंट में काउंट हो जाती है। तो ऐसा तो शायद ही कोई बीआरओ में आ रहा हो, अगर होगा तो ले लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपका पॉइंट है फोटोग्राफ, थर्ड में की 10 नंबर्स रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो आर दैट फोटोग्राफ्स व्हिच वाज एफिक्स्ड बाय यू इन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जो आप फॉर्म भरते समय फोटो बनाए थे वह फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप लेटेस्ट वैसे ही फोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट 10 नंबर फोटो लेके जाना, 10-15 बनवा लेना भाई। 4 में है कि कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग सर्विस डॉक्यूमेंट सैलरी पर्पज एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए इसको बता। इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको अकाउंट अगर है तो ठीक है, चलिए ज्वाइंट अकाउंट, बैंक पासबुक, प्रिफर्ड एसबीआई चेक बुक एंड नेफ्ट मैंडेट फॉर्म अगर है तो इतनी चीजें लेके चले जाइएगा, दूसरा खोलने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीआरएसएफ 1.5 वीर का डाउनलोड फ्रॉम सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सीआरएस होती है एनएसडीएल से, ठीक है। तो अगर आपका रहेगा अकाउंट तो ठीक है, नहीं रहेगा तो नया खुल जाता है। आप अपना आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड लेके रखिए, वो चीजें खुल जाती है वहाँ पे। या नहीं भी रहेगा तो एक सर्विस सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट बना के देता है, एसबीआई खोल देती है, वही दी एसबीआई ब्रांच है, वहाँ खुल जाता है। अगर है तो लेके जाएंगे तो दूसरा खोलने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बता देते हैं आगे जो है पॉइंट है पांचवा। ये पांचवा ये है मेडिकल एग्जामिनेशन की। यू विल बी टू undergo medical examination by the medical board of officer from ग्रिफ आर्मेड फोर्स एट ग्रिफ सेंटर। ग्रिफ या आर्मी कोई भी डॉक्टर हो सकता है वहाँ पे एट डीगी कैंप पुणे में, जिस दिन आपका पीएमई होना है। द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट एज पर द अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट इन दिस डिपार्टमेंट। मतलब ये भाई जो डिपार्टमेंट का रूल है उसके मुताबिक ही सब कुछ होने वाला है। तो मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इशू नहीं होता। कोई मेजर अगर कुछ कानून की चीजें होती है, जो कान देख लीजिएगा, अपने आप को देख लीजिए, किसी का फ्लैट फुट हो तो थोड़ा सा अपना माइनर में तो छूट मिलती है, अगर मेजर होगा तो कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मान के चलिए बिहार में बहुत अच्छा मेडिकल होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि आपको कैंडिडेट डिक्लेयर परमानेंट अनफिट बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर ड्यू टू बीइंग बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड विथ, यहाँ पढ़ा हो ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हाइट नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट फिजिकल मेजरमेंट। अगर मान लीजिए कोई हाइट में रिड्यूस है, कम है, तो वहां पे फाइनली अनफिट कर दिए जाते हैं। हाउएवर इफ यू आर फाउंड टेम्पोररी परमानेंट अनफिट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल एंड मेडिकल रीजन, अगर आपको किसी वजह से टेम्पोररी अनफिट किया जाता है, यू विल हैव टू राइट टू अपील अगेंस्ट द सैड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 60 डेज ऑफ डिक्लेरेशन भाई टेम्पोररी या परमानेंट अनफिट। मान लीजिए अगर परमानेंट अनफिट कर दिया गया तो आपको कोई चांस नहीं मिलता। अगर आप टेम्पोररी अनफिट किए गए हैं तो क्या होता है कि आप 60 दिन के अंदर किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के वहां के फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के जाके आप वापस ग्रुप सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन। फिर आप वहां जाएंगे तो आपको हम नजदीकी एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा जाता है, फिर वो वेरीफाई करते हैं बेस्ड ऑन मतलब जो मेडिकल स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह का करके जहाँ से आप लेके जाते हो वेरीफाई करके फिर वो भी फिट ही कर देता है। और लगेगा कि नहीं होगा तो वो डॉक्टर अनफिट कर देगा, तो फिर भाई फाइनली खत्म हो जाएगी मामला। चलिए उसके बाद बता देता हूँ कि यहाँ आपका जो है you will have to report for medical review at GRIP Center Pune 5 days in advance for medical review and same will be conducted at military hospital Pune। मतलब तो आप टेम्पोररी अनफिट होकर के जब फिट करा के जाते हैं तो 4-5 दिन का टाइम लेके जाना है, क्योंकि वहाँ फिर एमएच में कंपलसरी वो भेजते ही भेजते हैं, फिर वो फाइनल फिट कर देंगे तो आपकी जॉब कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं पेज नंबर। यहाँ पे बताया गया है बी में कि मेडिकल एग्जामिनेशन में take approximate 1 to 2 weeks time during the period you will have to make on arrangement for your stay and food, all expenditure towards your journey, lodging, boarding and food will be borne by you। कहने का मतलब है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है और आप अपना रहने का अरेंजमेंट सेम करेंगे जो बीएन गेट के सामने मिल जाता है। ऑल एक्सपेंडिचर, खर्चा आने जाने का जो भी आप खुद अपना खर्च करेंगे। जब तक आप मेडिकल करा रहे हैं उस समय तक, और जब जो मेडिकल एक बार फिट हो गया और आप अंदर आ गए तो फिर बाकी डिपार्टमेंट देखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सी यू आर
to bring following medical investigation report of yours for any government appeal, CGHS, CCHS hospital to laboratory. The medical investigation report should not more than 1 month old from the day of medical examination. मेडिकल करवाने जब जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और ये सारे टेस्ट आपने करवा के जाने हैं। 1, 2, 3, 4 जो 3-4 रिपोर्टें हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ आरएस टाइपिंग, आरएफटी, लिक्विड प्रोफाइल, ये सिंपल सा है। यूरिन आरईवी, आपका एफवीएस, पीपीबीएस, एलएफटी, एचआईवी टेस्ट किसी लैब में जाइएगा करवा के ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे आल्सो इंश्योर द फॉलोइंग प्लीज, मतलब मेडिकल कराने से पहले आप इतना चीजों को इंश्योर हो जाइए कि ये मेरी सब ठीक है। योर ईयर वैक्स इन क्लीन सो दैट योर ईयर ड्रम टीएम इज क्लीनली विजिबल ड्यूरिंग द ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपके कान जो है बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, साफ करवा लीजिएगा ताकि जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो आसानी से डॉक्टर देख पाए, किसी तरह का अनफिट होने का कोई चांस न हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, दोज हु यूज ग्लासेस फ्रॉम विजन शुड ब्रिंग देन विजन विल बी टेस्टेड बोथ विथ एंड विदाउट ग्लासेस। जिसके आंख में प्रॉब्लम है तो जो चश्मा लगाता है तो चश्मा आपका नंबर अपना लेके जाएगा और प्रॉपर उसको पहन के टेस्ट कराएगा ताकि वो चीज क्लियर होगी। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो फिर बोलेंगे ग्लास लगा तो फिर अनफिट कर देगा और टेम्पोररी, ऐसा नहीं करिएगा। चलिए पॉइंट थर्ड में दोस्तों कि इन केस यू हैव अंडरगॉन एनी मेजर सर्जरी प्लीज ब्रिंग द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट। अगर कोई आपकी मेजर सर्जरी हुई है तो आप उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि डॉक्टर फिट कर दिया तो आप फिट हो जाएंगे। अच्छा पॉइंट 4 में है कि आपको इफ यू आर नॉट ए सिक कैंडिडेट प्लीज कम क्लीन 7। अगर आप सिक कैंडिडेट नहीं है तो आपको सेविंग करके जानी है। जो सिख मतलब सरदार जी लोग हैं उनको दाढ़ी बना रखने की छूट होती है, बाकी को नहीं। तो आप प्रॉपर अपना सेविंग कर लीजिएगा, पूरा क्लीनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। 5 में है कि यू हैव टू कम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट पार्ट्स फॉर मेल्स डन बाय मेल डॉक्टर एंड फॉर फीमेल डन बाय फीमेल डॉक्टर एंड इंश्योर दैट दे आर क्लीन एंड एडिक्वेटली शेव्ड बाय, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको करने का मतलब है कि आप क्लीन करके जाइएगा। जो मेल है और फीमेल है इसे आते हैं, तो बिहार में फीमेल की बात ही नहीं, केवल मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट जो है अपना प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन वगैरह करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं। 6 में है कि यू आर ग्रूम्ड properly and you come bath so as to avoid inconvenience of body order to other, मतलब कहने का मतलब कि आप साफ सफाई बिल्कुल मेंटेन करिएगा, हाइजीनिक रह जाइएगा ताकि आपके बॉडी से कोई ऐसा स्मेल वगैरह ना आए, डॉक्टर आसानी से आपका मेडिकल कर पाए, तो इस तरह की दिक्कतें ना हो। और पॉइंट नंबर 7 में कि यू मीट द मिनिमम हाइट वेट एंड चेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर रीजन सो एज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एट योर इन, मतलब उसके हिसाब से आप अपने आप को जजमेंट कर लीजिए कि ये सब चीजें आपकी ठीक है, वैसे नॉर्मली ठीक रहती है, यारों के लिए कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 में है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ forearm and on the reserve side of palm, back, dorside of hand, offset, vagular or objectional tattoos are not permitted. Permanent body tattoo on any other part of body is not acceptable of candidate will be waived for screening। तो भाई किसी का परमानेंट टैटू अगर अनवांटेड प्लेस में है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो जिसका है वो अपना देख ले, लेकिन जो परमानेंट बनवा रखा होगा तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो ये ऐसा आई होप नहीं होगा इस 10 कैंडिडेट में। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, इफ यू आर फाइनली अपॉइंटेड यू will undergo training at ग्रेप सेंटर डिग्री कैंप पुणे 15 फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो आपकी 40-42 दिन की ट्रेनिंग होती है बीआरओ में, अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो ग्रेप सेंटर में हो जाएगा। 9 में है कि आपको कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर इफ एनी कैंडिडेट इज एब्सेंट ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन और डज नॉट रिपोर्ट ऑफ मेडिकल रिव्यू विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, his candidate shall be cancelled automatically, no representation appeal in the regard of the entitlement by department। कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चे टाइम पे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए नहीं पहुंचेंगे ग्रेप सेंटर पे, उनका बाय डिफॉल्ट मेडिकल एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे अटेंड नहीं किया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे का नाम अपग्रेड हो जाता है। तो ऐसा आप लोग नहीं करिएगा जो इनका नाम है। आई होप अगर मान लीजिए किसी का ऑलरेडी कहीं जॉब लगी तो उसका बाय डिफॉल्ट कैंसिल हुआ तो किसी दूसरे बच्चे को मौका मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कि नो रिजर्वेशन
application. No reservation application for change of date of PME will be accept determined. मतलब जो डेट दी गई है प्राइमरी एग्जामिनेशन मेडिकल की वो चेंज नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर, वेरिएशन डिस्क्रिपेंसी इन डॉक्यूमेंट। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मतलब for any variation discrepancy found in educational certificate, SC, ST, OBC, EWS certificate, domicile certificate, bank document, etc. respect of candidate name and other his father name, his mother name and his date of birth, the same to be corrected before reporting of affidavit of first class magistrate to effect of Broughton reporting date। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में माता पिता जी का नाम या आपका नाम मान लीजिए 10th में कुछ और आगे जाकर के कुछ और या SC ST कैंडिडेट वाले टेस्ट में कुछ और है, तो आप वो क्या करेंगे कि उसका एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा करके साथ में लेके चले जाइएगा, ताकि उसके लिए आपको दोबारा कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेन पॉइंट। उसी का ये जो रेड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इफ एनी वेरिएशन डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन मार्कशीट सर्टिफिकेट क्लास 10th and candidate name, father name and date of birth of the candidate, the same be corrected before reporting to grep center or an affidavit of first class magistrate to be effect may please be brought on reporting। तो मान लीजिए इनमें से कहीं भी आपका नाम में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो आप कृपया करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बना लेंगे बिफोर रिपोर्टिंग ऑफ ग्रेप सेंटर। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये कैंडिडेट की बात करते हैं तो टोटल 10 बच्चों का नाम है इसके अंदर, जिसके अंदर मान लीजिए 1 नंबर में आशीष कुमार जी सेलेक्टेड हो गए हैं, पंकज कुमार जी हो गए हैं, ओबीसी यूआर में है, ओबीसी में बट यूआर कैटेगरी को ले गए हैं। थर्ड में मोनू यादव हैं। उसके बाद 4th नंबर वाला बच्चा जो है प्रताप सिंह, इनको रिजर्व में रखा गया है। और उसके बाद चलिए 10 ही है तो सभी का पढ़ देता हूँ। 5th में है सुमेर सिंह, ये भी वेटिंग में है। उसके बाद 6th में है सुतर युवा राज, ये सिलेक्टेड हो गए ओबीसी कैंडिडेट। 7th में है रोशन पंडित, टेटर पंडित, ये भी आप भी सिलेक्टेड है भाई साहब, जाना है आपको समय पे। अब अगले जो है 8th में संजू, आप सिलेक्टेड हैं। 5th में रुपेश यादव, आप सिलेक्टेड हैं। और 10th वाले भाई साहब जो हैं सुन्नी कुमार यादव, आप वेटिंग में। तो 3 कैंडिडेट वेटिंग में, 7 फाइनल सेलेक्ट हो गए अपग्रेडेशन में। तो आप लोग समय पे पहुंच जाइएगा। सॉरी यार 11 एक और हैं, मैं 10 ही देखा था। 11th में है प्रदीप सिंह यादव, आप भी वेटिंग में हैं। यानी मान के चलिए कि 4 लोग अभी वेटिंग में हैं और 7 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिन्हें जा करके अपना मेडिकल करवाना और ज्वाइन होना है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। हर नीडी पर्सन तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे। ऐसे ही अपडेट आप लोग को देता रहूंगा, अपना आप लोग प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।